हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 6 करने वाले हैं। इसके पहले का सेट 5 तक का आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो आज के पहले जो 5 सेट है पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप लोगों का बेसिक जो होगा क्लियर होगा। क्योंकि इससे पहले जो 5 सेट पढ़ाया गया है उसमें बेसिक से भी चीज़ों को बात किया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम लोग देखेंगे सेट 6 2023 का 822 EB का सेट का नाम है। तो आज हम लोग EB सेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें ध्यान से देखिए। सबसे पहले खंड अ में देखेंगे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका खंड ब, ठीक है। ध्यान से पहला कह रहा है, पहला प्रश्न क्या है कि कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। कौन है जो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो कौन है। देखिए पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। पिछले क्लास में ही मैंने बताया कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा 3, तो 3 का एक गुणनखंड 3 होगा और 1 होगा, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और उसके बाद यदि एक 4 ले लिया जाए तो 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 1, तो इसका कितना गुणनखंड हो गया 3, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात कहा जा रहा है कि सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं हमेशा पेयर में होती हैं और सह अभाज्य संख्या जो होती है उनका जो मौसा होता है वो 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो गुणनखंड होता है उसमें से एक ही दोनों में कॉमन होता है। जैसे आप कहें कि 2 और 3 क्या दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि 2 और 3 दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। यदि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। तो जैसे आप 3 का लिए हैं तो क्या है 3 और 1, अब 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 1। देखिए दोनों में कॉमन क्या है 2, 1 और 1, इसका मतलब इसका म से क्या है 1 आया है, और जिनका भी म से 1 आएगा वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसमें यदि आप 18 और 25 ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो 18 का तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया। उसके बाद ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद क्या है 7 और 21 का, अच्छा इसमें एक संख्या है 25, तो 25 का भी फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है 5 और 15, 5 और 15 में करेंगे 5 गुणे 1 हो जाएगा, और इसका 5 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा। उसके बाद दिया है आपका ऑप्शन नंबर सी में 7 है और 21 है, तो 7 गुणे 1 हो जाएगा, लेकिन 21 का 3 गुणे 7 गुणे 1 होगा। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो दिया है 31 और 39, तो 31 का 31 गुणे 1 ही होगा, लेकिन 39 का 31 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 31 हो जाएगा। तो मैंने कहा जिनका भी म से 1 होगा वहीं आपका सह अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने ये बताया कि यदि दोनों अभाज्य संख्या है तो जाहिर सी बात है वो आपके सहअभाज्य हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 18 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो लेकिन यहाँ पर दोनों में म से क्या है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इन दोनों में देखिए कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मिल क्या रहा है 1 मिल रहा है, इसका मतलब इसका म से 1 है और ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इन लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें देखिए 5 मिल रहा है तो इसका म से कितना है 5, इसमें देखिए 7 मिल रहा है तो इसका म से कितना है 7, इसमें देखिए 31 मिल रहा है तो इसका म से कितना है 31, लेकिन आपको म से कितना चाहिए एचसीएफ जो होना चाहिए वो आपका 1 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर पहले का ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, ये सेट नंबर 3 या 4 में ये प्रश्न एक बार और आया है, तो ये हम लोग दूसरी बार इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों की संख्या। तो सबसे पहली बात 144 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से, सबसे पहले 2 से काटिए 7 बार जाएगा और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 36 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 बार जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, और फिर उसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 बार, और उसके बाद 1। लेकिन आप याद रखें अब इस 1 को आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 बार आपका 2 है और 2 बार 3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, तो 2 के घात में क्या हो गया 4 गुणे 3 के घात में क्या हो गया 1 2, 2 बार है। तो कह रहा है कि घातों का योग बताइए, तो 4 और 2 दोनों जोड़ दीजिए, 4 और 2 दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6, और यही ऑप्शन हो जाएगा सही। 6 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपके सिलेबस से कट गया है। प्रश्न नंबर 4,
अच्छा, प्रश्न नंबर 4 को करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपका ये यदि ऑप्शन में सवाल आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस एक दिमाग लगाना है। जैसे मान लीजिए 2x + 3y बराबर क्या दिया हुआ है, 18। तो इसमें आप एक काम करिए, आपको देखेंगे ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में, प्रश्न में देखिए सभी ऑप्शन में ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि x का जो मान है वो 6 है, x का मान जो है वो 6 है और y का मान जो है वो 2 है। तो आप इसी मान को इसी में रख दीजिए। x के जगह पे आप 6 रखेंगे तो 2 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे y का मान 2 है, 2 क्या 18 आ रहा है। यदि 18 आ गया तो आंसर सही होगा। और यदि इसी तरीके से चारों ऑप्शन चेक कर लेना है। यदि दो ऑप्शन से 18 आ गए तो इसका मतलब एक और जो समीकरण दिया हुआ है x - 2y, उसमें भी चेक करेंगे कि 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x और y का मान रखकर। लेकिन आप इससे ही चेक करेंगे तो देखिए 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6 और 12 6 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। और इसीलिए x बराबर 6 और y बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आपको विस्थापन विधि से लगे कि सॉल्व करना है या आपको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा नहीं करना है। आपको ऑप्शन में दिया जा गया है x और y का मान रख रख के चेक कर लीजिए, जिसका मान बराबर क्या आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 आपके सिलेबस से कट गया है तो प्रश्न नंबर 6 पे सीधे चलेंगे। अच्छा, प्रश्न नंबर 6 भी आपको बहुत ही सरल से समझ में आएगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना है। देखिए 1/x² - 2 दिया हुआ है बराबर 1/7 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर x का मान पूछा है और x का मान आपके ऑप्शन में दिया है 2, 1, -1 और 5, नहीं 2, 1, 3 और 5, 2, 1 और 3 और 5, सब में प्लस माइनस लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लगा है क्योंकि x का स्क्वायर दिया गया है, तो आप चाहे माइनस का स्क्वायर करेंगे चाहे प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो अब आपको इस वैल्यू को जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे x पे रखना है। जो भी ये 7 हो जाए, क्योंकि 1 बराबर 1 तो है ही, अगर किसी भी वैल्यू का मान यहाँ पे 7 हो जा रहा है तो ये भी 1/7 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। जाहिर सी बात है वही मान होगा। तो पहले 2 को रख के चेक कर लीजिए, यदि आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2, मतलब 1/2 आ गया। ये गलत हो गया। 1 रखेंगे तो कभी नहीं आएगा क्योंकि माइनस में चला जाएगा। 3 रखेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, -2 कितना आ गया, 7, मतलब 1/7 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी मतलब हाँ 3 सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। बस इतना ही करना है। जब भी x का मान पूछे, किसी भी सवाल के तहत x का मान पूछे, y का मान पूछे, तो आपको ऑप्शन में दिया रहता है, तो बस उसी का फायदा उठाइए। ऑप्शन वाले प्रश्नों का फायदा उठाना सीखिए। क्लियर है। प्रश्न नंबर, अब सीधे चलते हैं 7 पर। प्रश्न नंबर 7 को देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि व्यास है AB है, मतलब एक वृत्त है इस तरीके का, और यहाँ पर व्यास है और यहाँ पर ये केंद्र है। व्यास का मतलब होता है कि दो त्रिज्याएं जो बिल्कुल विपरीत हों या दो आमने सामने हों और दोनों परिध पर क्या हो, छू रहे हों। अब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ केंद्र से इस परिध पर टच करने को त्रिज्या कहते हैं, यहाँ पर इसको टच करेंगे त्रिज्या, मतलब दोनों का जो अनुपात होगा वो 1:1 में है, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1:1 में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये 1:1 में है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर एक बिंदु है। अब हम मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, ये B है और ये O है। तो वृत्त का जो केंद्र दिया है 2, -3 दिया है और B का निर्देशांक 1, 4 दिया है, और यहाँ पर जो पूछा है वो A का निर्देशांक पूछा है। बताइए इसका मान क्या होगा, x y का मान क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2, -3 दिया है, यहाँ पर ये m/n हो जाएगा। तो x का जो मान होता है, वो होता है जब ये अनुपात बराबर होते हैं, मतलब ये देखिए बिल्कुल ये वृत्त के केंद्र में होता है या दोनों लाइन के बिल्कुल बीचों बीच होता है, मध्य में होता है, तो ये अनुपात 1:1 हो जाता है। इस कंडीशन पे x1 + x2 बटे में 2 और y का जो मान होता है वो y1 + y2 बटे में 2 हो जाता है ना, जब ये मान 1:1 में होता है तब। अब देखिए ध्यान पे, ये वाला जो x है ना, ये वाला x है जहाँ पर 2 दिया है, तो ये इसका मान 2 दे रखा है, -3 y का मान दे रखा है, तो यहाँ पे x1 + x2 है। चाहिए x1, देखिए x1 y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। मान रख दीजिए, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, x है, और प्लस x2 का मान कितना है, 1 है।
उसके बाद -3 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा -6। कितना आ गया -6 बराबर y1 का मान कितना है y है, और प्लस y2 का मान कितना है 4। अब 4 को इस तरफ आप भेज दीजिए तो -6 - 4 बराबर y आ गया, और 1 को आप इस तरफ भेज देंगे तो 4 - 1 बराबर x आ गया। तो 4 में से घटाएंगे 3, जो x का मान आया है वो 3 है, और 6 - 4 मतलब -10, और जो y का मान आया है वो कितना है -10 है। तो ये क्या हो जाएगा 3, -10। ठीक है, तो ये देखिए देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन नंबर 3, -10 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 7वें का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा, राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। और यदि आप इसके पहले का सेट लगा रहे होंगे तो 100% उम्मीद है कि आपको पूरा प्रश्न समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। नहीं भी लगाए हैं तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, समझ में आएगा सभी प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0। तो कह रहा है कि यदि मूल बराबर हो, इसको देखिए दो तीन तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपको जैसे ही कह रहा है कि मूल बराबर हो, तो जब भी मूल बराबर होता है तो इसका मतलब d बराबर 0 होता है। उस कंडीशन में ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाता है। तो d का मान जो होता है वो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए b का मान क्या है -12, तो -12 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का मान कितना है 3 है, और c का मान कितना है k है, और ये बराबर 0 हो जाएगा। ये मैंने 0 क्यों रखा है बराबर में, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि इसके मूल क्या है बराबर है। अब इसको सॉल्व करिए, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, माइनस चाहते हैं 12 के हो जाएगा बराबर 0। -12 के को उस तरफ भेज देंगे तो 144 बराबर 12 के हो जाएगा, और ये 12 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12। तो 12 किसका मान आ गया के का, तो इस के का मान आ गया बराबर के का मान ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, 8वें का ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही होगा। क्लियर है, 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि दो आकृतियां हैं जिनके आकार समान हो, है ना, परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान नहीं हो, वो क्या कहलाती हैं। अच्छा मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, है ना, इसके आकार तो आपको समान दिख रहे हैं इस तरीके से, और लेकिन इसके माप बराबर नहीं है। बिल्कुल देखने में ये भी त्रिभुज लग रहा है, ये भी त्रिभुज लग रहा है, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये कह सकते हैं ना इसके समान रूप का है, तो इसीलिए उसको क्या कहेंगे समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे समरूप कहेंगे, और उसी समान रूप की है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, 9वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आपके सिलेबस से कटा हुआ है तो उसको नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे सीधे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, और ध्यान से पहले इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि कहाँ गया, tan थीटा बराबर 8/15, tan थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ। अच्छा tan थीटा बराबर आपको पता है ना क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार मतलब आप एक समकोण बनाएंगे तो ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो आधार दिया हुआ है 15 और लंब कितना दिया हुआ है 8, तो कर्ण आपको निकालना है। तो मैंने आपको कर्ण निकालने की सबसे अच्छी विधि बताई है कि पहले 15 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 225, फिर 8 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8, और देखिए किस इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, किसका होता है 17 का, तो इसका मान कितना हो जाएगा 17। तो अब आपको कह रहा है कि आप एक काम करो कि आप हमको एक कोसेक थीटा का मान बता दो। कोसेक थीटा, अच्छा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना आया है 17 और लंब कितना है 8, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 17/8 कहाँ पर है 17/8 ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए कितने आसानी से सभी के सभी सवाल जो है वो सॉल्व होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत समस्या इन सवालों में नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके सिलेबस से कटा हुआ है, 15 क्वेश्चन नंबर अब 16 देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या के दो अर्धगोले हैं, देखिए यदि एक समान त्रिज्या के दो अर्धगोले हैं, तो जो भी इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई है टोटल, इसी त्रिज्या की एक और जो है गोला बनाया जाता है और उनके दोनों को जोड़ दिया जाता है। उनके आधार के, ये जो आधार है ना, इनको ऐसे जोड़ दिया जाता है।
अच्छा, जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि ये दोनों मिल के बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या बन गया, गोला बन गया। और कह रहा है कि अब आप जो बना है इसका क्या बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चाहे वक्र पृष्ठ करिए चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करिए, इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। जो दोनों अर्धगोले थे, दोनों अर्धगोले बराबर थे, इसलिए दोनों अर्धगोलों को मैंने मिला दिया तो वो एक गोला बन गया। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 17 नंबर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय आवृत्ति की माप नहीं है। यदि आपने पिछला क्लास देखा होगा तो ये सवाल तो चुटकियों में लगा लिए होंगे, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो आपके माध्य होते हैं, समांतर माध्य होते हैं, माध्यिका होती है, माध्यक होते हैं और आपके बहुलक होते हैं। इनके अलावा जो भी आपको कहा वो आपके माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं होंगे। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो मानक विचलन इसमें सही हो जाएगा। मानक विचलन जो होता है वो आपके केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या हो। समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल योग बटे में कुल संख्या, कुल योग बटे में कुल संख्या। तो अच्छा, यहाँ पर आप बताइए 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल योग का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, कुल योग हो गया बटे में कुल संख्या कितनी है, 1 से 9 तक है तो 9 है। अब इसको जोड़िए। अब देखिए इसको जोड़ने का एक सबसे आसान तरीका है, जब गिनती लिखी होती है ना तो आप एक बार इधर देखिए और एक बार इधर देखिए, क्या दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो 9 तक की संख्याओं के लिए यदि 9 1 10 है तो आप आराम से 4 तक जाइए और 10 10 10 जोड़ते जाइए और जो बीच में आएगा उसको एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। जैसे 1 का मतलब 9 1 10, 2 का मतलब फिर 10 हो गया, 3 का मतलब फिर 10 हो गया, 4 का मतलब फिर 10 हो गया, लेकिन बचा क्या है 5। इसको और जोड़िए तो 10 10 20 10 30 10 40 और 5 45। तो ये आ गया, जोड़ेंगे 45 बटे में 9, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समांतर माध्य का जो आंसर होगा 18 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। 19 ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है और माध्य 15 है तो बहुलक। तो आपको ये याद होगा कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। यही तो होता है, जी सर बिल्कुल यही होता है। तो आपसे बहुलक पूछा गया है तो माध्यिका कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो 16 तिया 48 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया। बहुलक क्या आ गया, तो वो कहेंगे बहुलक जो है वो 18 आ गया। बहुलक क्या आ गया, तो बहुलक आ गया 18। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी, 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 20 को देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की, तो जब भी माध्यिका निकालने के लिए कहे तो आप एक बात याद रखिए, पहले तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, पहले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले सभी संख्याओं को लिखना है यदि दी गई संख्याओं का माध्यिका निकालना है या माध्यक निकालना है। तो यदि संख्याओं को देखें, आप पहले संख्याओं को गिनिए 1 2 3 4 5 कुल कितनी संख्याएं हैं। मान लीजिए n संख्याएं हैं और n संख्या यदि सम संख्या हो, n का मतलब यदि सम हो, सम होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी संख्या है कुल 6। 6 क्या होता है सम, तो यही n क्या हो जाएगा सम। और जब सम होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, n सम के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 वां पद, n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है, और बटे में कर दिया जाता है 2। और यही जब n विषम हो जाता है, यही n क्या हो जाए विषम हो जाता है, तो क्या होता है, मतलब ये देखिए यहाँ पर
अब एक नंबर दे दिया गया, मान लीजिए 8 7 6 5 4, तो कितने कुछ संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है विषम, तो यही n विषम हो गया, 5 हो गया, इसका मतलब तब वहां पे लगेगा n+1/2 वां पद। ठीक है, तो ऐसी तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। तो पहले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। जब आप प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा, ये 10 संख्याएं हैं, इसका मतलब 1 2 3 4 5 यदि गिने तो टोटल n का मान कितना रहे 10, और 10 क्या होता है सम, और जो सम होता है तो सम के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छी बात है। तो सम n यदि सम संख्या हो तो सम संख्या के लिए माध्यक क्या होगा भाई, तो माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा n/2, n/2 मतलब 10/2 वां पद, ठीक है, प्लस n/2 + 1 मतलब 10/2 + 1 वां पद। अभी आपको समझ में आएगा कि वां पद का मतलब क्या है, बटे में 2। अच्छा, 10 से काट देंगे कितना आ जाएगा 5, ये भी काट देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 मतलब ये 5वां पद, ठीक है, 5वां पद प्लस ये हो गया 5 1 6वां पद, आप ये 6वां पद, दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिए। तो आप जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 6 5 11, 11/2 11। अब उसके बाद ये क्या आ जाएगा 11, अच्छा नीचे हो जा रहा है 11/2, 11 2 से 11 काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 5.5 बार, तो ये जो 5.5 होगा यही आपका आंसर हो जाएगा, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी BCA का सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, खंड अ का जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे सभी हो गए। चलिए हम लोग चलते हैं खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्नों पर, और खंड ब के पहले प्रश्न के क को पढ़िए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 5 + √3, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये प्रूव करना है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, इसमें आपको ये तो पता ही होगा ना कि √3 जो होता है, √3 जो होता है वो तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या 5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है? ये आपको यदि प्रूव करना है तो हम लोग हमेशा एक काम करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, माना, क्या माना कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि 5 + √3 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो होगा 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों ही पूर्णांक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, यदि P + √3 बराबर P/Q है, तो अब क्या करिए कि √3 बराबर P/Q -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 को उठाकर इस तरफ लेके आइए, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको प्रूव करने का 2 तरीका है। एक तो ये देखिए, ये क्या है, ये है एक परिमेय संख्या, ये क्या है एक परिमेय संख्या, और ये क्या है, ये है एक 5 जो है वो एक है परिमेय संख्या। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, यदि परिमेय संख्या में से आप परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय ही आता है। यदि आप परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय ही आता है। इसलिए आप ये कहेंगे कि P/Q -5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों को घटाने पर क्या आएगा, परिमेय संख्या। तो आप ये कहेंगे कि जो P/Q है वो P/Q -5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा अच्छा, ये बताइए यदि ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये कि इसके बराबर ये है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, इसके अनुसार। लेकिन अब तो आपको पता है ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए आप लिखेंगे परंतु यह
इस बात का विरोधाभास करती है, इस बात का विरोधाभास करती है, इस बात का विरोधाभास करती है, किस बात का विरोधाभास करती है भाई, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया प्रूफ। इसलिए 5 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। या तो दूसरा तरीका यह है कि, हालांकि अच्छा तरीका यही माना जाता है, दूसरा तरीका यह है कि इस q को भी इसमें से घटाइए, तो जब आप इसको भी बराबर करेंगे तो p - 5 q बटे में q हो जाएगा। तो ये भी तो क्या p बटे q के फॉर्म में हो गया। तो जब p बटा q के फॉर्म में हो गया तो ये पूरा का पूरा एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यदि ये पूरा परिमेय संख्या हो गया तो इसके बराबर √3 है, तो भी वही चीज़ लिखेंगे कि यह एक परिमेय संख्या, अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यह इस बात का विरोधाभास करती है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका इसका सल्यूशन। बस आपको इतना ही करना है, आपका आंसर तैयार है। उसके बाद देखिए पहले का ख। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, ख पे चलते हैं। ख देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि cos a बराबर √3/2। मैंने ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना आप लोगों को बताया है। तो देखिए जब ऐसा दे तो जैसे ये कॉस में है ना, तो उसी कॉस में देखिए √3/2 किसका मान होता है। यदि ये साइन में होता तो आप देखिए साइन में किसका मान होता है। तो आपको पता है कि इधर कॉस लिखा है तो आपको इधर भी कॉस में चेंज करना होगा। तो कॉस कितने अंश का मान होता है √3/2, तो आप कहेंगे 30 अंश का जो मान होता है वो cos 30 √3/2 होता है। इसका मतलब आप देखिए दोनों का तुलना करेंगे, तो cos से cos हट जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा a बराबर 30 डिग्री है, तो आपसे पूछा है साइन 2a का मान बताइए क्या होगा। अच्छा a का मान 30 डिग्री है तो यहीं पे रख दीजिए। तो साइन 2 × 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश हो जाएगा। और साइन 60 अंश का मान कितना आता है, √3/2। और यही आपका हो जाएगा आंसर, और आपको मिल जाएंगे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर ग, पहले का ग। कह रहा है कि आप हमको ये सिद्ध करके बताइए कि बेलन के आयतन का 2 गुना। ठीक है, तो कुछ काम नहीं करते हैं, तो आप पहले देखिए, लिखिए बेलन का आयतन, लिखिए बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। और फिर दोबारा बात कहा है कि उसका वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या। तो और वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πrh। और त्रिज्या क्या है इसका, तो आप कहेंगे त्रिज्या, आप हर जगह r मान रहे हैं तो इसका त्रिज्या r है। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि सिद्ध हमको ये करना है बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना। लिखिए इसको, बेलन के आयतन का 2 गुना, और उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, उसके वक्र पृष्ठ और आधार के त्रिज्या का जो गुणनफल है उसके बराबर होता है, मतलब उसके बराबर होता है। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देख लेते हैं, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h/2 बराबर वक्र पृष्ठ क्या है, 2πrh/r। अब देखिए यदि 2 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2πr² h बराबर 2πr है, r का r में गुणा कर देंगे तो r² हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, 2πr² h। अतः ये प्रूव हो गया कि ये दोनों बराबर थे। आप यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम, है ना, या प्रूफ लिख दीजिए, मतलब ये प्रूव हो गया। बस इसमें इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न के घ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए प्रश्न को, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 है, उसके बाद 20 से 30 है,
30 से 40 है और 40 से 50 है, 40 से 50 तक दिया गया है। उसके बाद दिया गया है बारंबारता, मतलब f दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पहले तो जो माध्यिका निकालना है, माध्यिका बराबर के होता क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि माध्यिका बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF ब्रैकेट बंद बटे में F इंटू एच। ये जो होता है ये माध्यिका का फार्मूला होता है। अच्छा, इसी को कभी कभी माध्यक भी कहते हैं, तो उसको देखकर घबराना नहीं है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको जानकारी पता होनी चाहिए, n बराबर होता है, इसको कैपिटल में भी कहीं कभी कभी लिखा जाता है, स्मॉल में कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर होता है सिग्मा Fi। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बारंबारता दे रखा है 2, 8, 30, 2, 8, 30, 15 और 5, 2, 8, 30, 15 और 5, यही जो माध्यिका दे रखा है, सॉरी बारंबारता दे रखा है, इसको देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए n/2 निकालने के लिए आपको ये n निकालना पड़ेगा, सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। तो ये n का मान आया है 60। तो लेकिन यदि आप n/2 निकालें, n/2 तो वो हो जाएगा 60 बटे में 2, मतलब कितना आ गया, 30। तो n/2 का मान कितना आ गया है, 30 आ गया है। क्लियर है। ये जो 30 है यही आपको डिसाइड करता है कि CF, F, H और L क्या होगा। इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा CF, संचयी बारंबारता, CF कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये जो 2 लिखा है, इस 2 को यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इस 2 को इस 8 में जोड़िए, जितना आता है वो लिखिए 10। इस 10 को इस 30 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 40। इस 40 को 15 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और इस 55 को 5 में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 60। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ये जो जोड़ने पे 60 आया, यही सेम आपका आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या आया है, 30। तो 30 किसके बाद आता है, 10 के बाद आएगा लेकिन 40 के पहले आएगा। 10 के बाद आएगा लेकिन 40 के पहले आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 आया है यही होता है हमारा CF। तो CF का मान कितना आ गया, CF का मान आ गया 10। उसके बाद इसमें आएंगे, इसके बाद इस 40 के यहाँ पर जो बारंबारता दी गई है वही क्या हो जाता है, F हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो गया, 30 आ गया। इसी 30 के आगे जाएंगे तो ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, जिसमें से ये जो 20 है ये आपका L मतलब निम्न सीमा हो जाएगा। तो L का मान आ गया 20। जो H होता है वो माध्यक वर्ग में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होती है। 30 में से यदि आप 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 10। आप देख सकते हैं इनमें सभी का मान आप निकाल चुके हैं और यही तरीका होता है निकालने का। तो अब इसे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबका मान रखते हैं। L का मान कितना आया है, 20 प्लस n/2 का मान कितना आया है, 30 आया है, माइनस CF का मान कितना आया है, 10 आया है, बटे में F का मान कितना है, 30। और ये ब्रैकेट बंद करेंगे, H का मान 10 है। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 30 में से 20 गया, 30 में से 10 गया, 20 बटे 30 गुणे 10, 0 से 0 कट गया। तो 20 23 60 और 60 20 80 बटे में क्या आ जाएगा, 3। 80 बटे में क्या आ गया, 3। इसको भाग दे दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और उसके बाद फिर 6 26.67 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 26.67। ठीक है, पहले का जो घ है उसका आया आंसर 26.67। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका आंसर और इस तरीके से हम लोग माध्यिका निकालते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। इसमें आपको इस प्रश्न में एक करेक्शन करना है कि जहां पर 1,7 लिखा हुआ है उसको उस 1 को -1 करेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो एक लाइन हो गया इस तरीके से, यहाँ पर ये A हो गया, ये B हो गया और यहाँ पर ये P है और ये M होता है और ये N होता है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया है कि ये जो रेखाखंड है 2:3 में डिवाइड हो रही है और यहाँ पर ये -1,7 दिया है और ये जो है 4,-3 दिया हुआ है। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है और ये x होता है और ये y होता है, x, y। ये सभी A के बिंदु के निर्देशांक है, P के निर्देशांक है और ये B के निर्देशांक है। और आपको पता है यहाँ पर हमको P(x, y) ही निकालना है, x, y यही निर्देशांक निकालना है। इसमें आपको पता होगा कि x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n और y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए m का मान कितना है, m का मान 2 है, n का मान 3 है। रख देते हैं सभी का मान 2।
x2 क्या हाँ है, x2 का मान 4 है, 4 प्लस n का मान 3 है गुणे x1 का मान कितना है -1, ये हो गया -1 बटे में m प्लस n मतलब 2 + 3, क्योंकि 2:3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा, m का मान कितना दिया है 2 गुणे y2 कितना हो जाएगा -3 प्लस n का मान कितना दिया है, n का मान 3 है गुणे y1 का मान कितना है 7। ये देखिए आपने सबका पहले मान रख दिया, मान रखने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, 3 में -1 का गुणा करेंगे -3 बटे में 5, और y का मान क्या हो जाएगा, ये -6 प्लस 21 बटे में 3 2 5। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर ये 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बटे 5 हो जाएगा, जो कटकर 1 आ गया। और y बराबर क्या हो जाएगा, 21 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बटे में 5 कितना हो गया, 16 नहीं होगा, ये हो जाएगा 15 बटे में 5, इसको भी काट दीजिए, 3 आ जाएगा। तो मतलब x का जो मान आया है वो 1 आया है, y का जो मान आया है वो 3 हो गया। तो यहाँ पर ये जो निर्देशांक बनेगा p 1,3, यही आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। x और y का मान ही पूछा था, p बिंदु का निर्देशांक। क्लियर है, तो ये हो गया। यहाँ पर इसके बाद जो अंक के बाद च दिया हुआ है पहले का, वो आपके सिलेबस से कट गया है, इसलिए हम लोग सीधे प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 2 में पहला जो क है वो आपका कट गया है, उसको सॉल्व नहीं करना है, सीधे हम लोग आते हैं ख पे। अच्छा, प्रश्न नंबर दूसरे का जो ख है उसको सॉल्व करते समय आपको कुछ बातों को याद रखना है। पहली बात कि जब आपको कभी कहे कि कोई 2 अंकों की संख्या है, तो उसमें जो 2 अंक होते हैं ना, वो x और y होते हैं, और वो जो 2 अंकों की संख्या होती है, वो जो संख्या होती है उसे कहते हैं 10x + y। और उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10y + x। अच्छा, ये जो संख्या, ये मूल संख्या है जो हम लोगों को पहले संख्या दी गई है। यदि ये बात आपको पता है तो आप इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कह रहा है, तो मतलब x + y, अंकों का योग क्या हो जाएगा, x + y = 9। समीकरण 1 आपको दे दिया गया है। यदि संख्या को उलट दिया जाए, संख्या को उलटने पर क्या बनता है, 10y + x। संख्या को यदि उलट दिया जाए तो वो मूल संख्या क्या होती है, 10x + y है, मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। मतलब ये संख्या इससे 27 अधिक हो गई। यदि हम बड़ी संख्या में से इसको घटा दें तो 27 हमारा मान निकल के चला आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10y + x, माइनस हटा दीजिए, ब्रैकेट हटा देंगे तो -10x - y = 27। x को एक तरफ, y को एक तरफ, तो 10y - y + x - 10x = 27। 10y में से एक y घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9y। और इसमें 10 में से एक x घटाएंगे, 10x में से एक घटाएंगे तो 9x आ जाएगा बराबर में 27। तो 9 यहाँ पे कॉमन है, तो y - x = 27। इससे ये काट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, मतलब y - x = 3। अब देखिए इसमें y आया है, इसमें प्लस आया है, तो इसकी क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर जब आप जोड़ते हैं तो माइनस का प्लस नहीं करते हैं, और लेकिन जब घटाते हैं तो जो माइनस रहेगा उसको प्लस, जो प्लस रहता है उसको माइनस। x + y = 9 और x - y = 3, दोनों इक्वेशन दिया है। x + y बराबर, अच्छा ये y - x है, तो ये x से x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। y और y जोड़ देंगे तो 2y आएगा, और 9 और 3 जोड़ देंगे तो 12। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया, y = 6 आ गया, y = 6। इस y के मान को समीकरण 1 में आप रख दीजिए। तो x + y = 9 है, तो x + 6 = 9 हो जाएगा, और x = 9 - 6, मतलब x का मान आ गया 3। x का मान 3 आया है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाई, वो संख्या क्या हो जाएगी, हमको पता है कि संख्या हमारा 10x + y है, तो 10 × 3, क्योंकि x का मान 3 आया है और y का मान 6 आया है, यहाँ पे 6 रख देंगे, तो 30 + 6, मतलब संख्या क्या हो गई, 36। यही आपका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये आपका हो गया आंसर।
प्रश्न नंबर दूसरे का ग भी आपके सिलेबस से कट गया है, तो सीधे प्रश्न नंबर घ पे चलते हैं और इसको बहुत ही सावधानी से देखिए। एक चित्र बनाया गया है, पहले चित्र को बना लेते हैं। एक चित्र इस तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है, यहाँ पर ये इस पर लंब डाला गया है और यहाँ पर इस रेखा पर भी एक लंब डाला गया है और यहाँ पर ये बनाया गया कि ये सी है, ये ए है, ये ई है, ये बी है, ये एफ है और ये डी है। यहाँ पर ये लंब पड़ा है, मतलब आपको ये बताया गया है कि बी डी जो है वो लंब है ए सी पर, बी और डी ये किस पे लंब है, ए सी पर। और दूसरा बताया गया कि सी ई जो है वो लंब है ए सी पर, सी ई जो लंब है वो ए बी पर है ना, सॉरी सी ई जो लंब है वो ए सी पर लंब है, सी ई है, सी ई जो लंब है वो ए बी पर लंब है, ये गलती लिखा है। बी डी जो लंब है ए सी पर और सी ई, अच्छा सी ई जो लंब है ए बी पर, ये ए बी होगा। प्रश्न ही थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो उसको आप सुधार लेंगे। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर कह रहा है कि आप हमको प्रूव करके बताइए, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। पहली बात तो एक बात देखिए कि ए ई सी जब कहा तो ये ए ई और सी ये वाले त्रिभुज में ए ये है एंगल और ए डी बी में त्रिभुज एंगल ए कौन है, मतलब ए दोनों में कॉमन है। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि ए त्रिभुज ए ई सी में और त्रिभुज ए डी बी में। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखिए, समरूपता वाले प्रश्न जो होते हैं वो 90% सवाल ऐसे होते हैं जो कि एंगल से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल ए हो जाएगा। लेकिन क्यों हो जाएगा ये यहाँ से देखिए, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये उभयनिष्ठ है। दूसरा, एंगल ई और एंगल डी, एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल डी के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि एंगल ई भी 90 डिग्री है और एंगल डी भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये सम 90 डिग्री है। अच्छा, दो एंगल बराबर हो गए, एंगल लग गया, तो तीसरा अपन यहाँ बराबर हो जाएगा एंगल सी बराबर एंगल बी। इस हिसाब से आप कहेंगे कि एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से त्रिभुज ए ई सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी से। बस यही आपको प्रूव करना था और आपका प्रूव हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एंगल समरूपता लगा दीजिए, आपका प्रश्न जो है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। समांतर माध्य निकालना है, तो यहाँ पे वर्गांतर दिया है। वर्गांतर कहिए चाहे वर्ग अंतराल कहिए, एक ही होता है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है भाई? 0 से 10, कहाँ तक गया है? 50 तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और उसके बाद आपको क्या दिया है? बारंबारता दिया है, एफ आई दे रखा है। एफ आई क्या क्या दे रखा है भाई? 5, 12, 25 और दिया है 10 और 8। ये आपको दिया है वर्ग अंतराल। तो आपसे कह रहा है कि माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर, पहले आप जानते रहिए कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है कि सिग्मा एफ लिखा हुआ है, मतलब एफ आप पूरा जोड़ दीजिए। सिग्मा का मतलब ही होता है कि आप पूरा जोड़ दीजिए। तो ये देखिए, सिग्मा एफ आई निकालना है तो सिग्मा एफ आई आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ आई आप जोड़ेंगे तो ये जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 25, 5, 30, 30, 20, 50, 50, 10, 60। कितना आ गया? ये आप जोड़ेंगे तो 60 आएगा। अब आपको निकालना है एफ आई। निकालिए आप, एक्स आई भी निकाल लेते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं भाई? एक्स आई निकालते हैं 10 और 0 को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 20 और 10 को जोड़िए, 30 हो गया, 2 से भाग दे दीजिए, 15 आ गया। 30 और 20 जोड़िए, 50 हो गया, फिर उसके बाद 2 से भाग दे, 25 आ गया। अब आप देखिए, जितने का डिफरेंस यहाँ पे है उतने का डिफरेंस यहाँ पे। 5 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद 25 हुआ, 25 के बाद क्या हो जाएगा? फिर 10 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, 35 के बाद 45 हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्स आई। लेकिन हमको एक्स आई का मान नहीं लिखना है, हमको एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब अब यहाँ पे एफ आई गुणे एक्स आई का मान निकाल लेंगे।
तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 25। 12 में 15 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में 15 का गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। और 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। 35 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। और 45 में 8 का गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको सिग्मा एफ आई और एक्स आई जो है आपको जोड़कर ये पूरा निकालना है, क्योंकि ये एफ आई एक्स आई है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब पूरा जोड़ दिया जाए। तो जब पूरा जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1540। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या है? 1540 है। और सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 60 है। तो आप इसको भाग दे दीजिए। तो आप भाग देंगे 6 दूनी 12, फिर 5 बार, फिर 25.66। यही आपका क्या हो जाएगा? समांतर माध्य। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का ये रहा अंग। फिर आपके इसके बाद चलते हैं दूसरे का अंग के बाद दूसरे का च। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। और चैनल को शेयर करिए, आराम से लाइक करिए। चैनल पे पहली बार हो तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको लाइक कर सकते हैं और से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए च में कह रहा है कि बहुलक निकालिए। आपको बहुलक निकालना है, इसलिए ध्यान से देखिए। ये है च। तो वर्गांतर कितना दिया है? वर्ग अंतराल जो दिया है, वर्ग अंतराल कितना दिया है भाई? वर्ग अंतराल दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, बस यहीं तक दिया है। उसके बाद बारंबारता भी दिया है, एफ दिया है। एफ कितना दिया है भाई? 7 दिया है, 8 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है। अब आपको बहुलक निकालना है, तो ये देखिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि बहुलक बराबर होता क्या है। बहुलक बराबर एल ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इंटू H हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि F1 ये F2 F0 कहाँ से पाएंगे? तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है नंबर है 8। तो ये जो 8 है ये हो जाएगा F1। एक के पहले क्या आता है? 0, मतलब ये 7 क्या हो जाएगा? F0। एक के बाद क्या आता है? 2, मतलब ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। बस F1 F0 F2 निकल गया। L क्या होगा? तो इसी अलग के माध्यक वर्ग में 3 जो है वो निम्न सीमा हो जाएगा L, और 5 में से 3 घटा देंगे तो H बराबर आ जाएगा 2। मान रख दीजिए L का मान कितना है? 3 है, प्लस F1 का मान कितना है? 8, माइनस F0 का मान कितना है? 7 बटे में 2 गुणे F1 का मान कितना है? 8, माइनस F0 का मान कितना है? 7, माइनस F2 का मान कितना है? 2, ब्रैकेट में H का मान कितना है? 2 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 बटे में 8 दूनी, ये पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले गुणा होता है तो पहले आप 8 में 2 का गुणा कर दीजिए 16, और माइनस 7 2 9 गुणे 2, ये ब्रैकेट में है ना। और फिर इसके बाद ये 3 प्लस 1 बटे 16 में से 9 गया, कितना आ जाएगा? ये 7 आ जाएगा, गुणे 2, मतलब ये आ गया 3 प्लस 2 बटे 7। तो आप इसको 7 त्रिक 21, 21 2 23 बटे में 7 आ गया। 23 बटे में 7 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 3.28, 3.28, फिर उसके बाद 6, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड अप करेंगे तो ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो दोनों के दोनों, जो अथवा वाला भी है और जो पहला है, दोनों सिलेबस से कट चुके हैं। तो इस साल हम लोगों को ये दोनों प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 का पहला देखिए, कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे फॉलो कर लिए। 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये 60 मीटर ऊंची एक मीनार हो गई। और इस मीनार की चोटी से एक मकान का छत, यहाँ पर मान लीजिए वो मकान है, इस मीनार की चोटी से एक एक मकान का छत तथा आधार का अवनमन कोण। यदि अवनमन कोण निकाला है, पहले एक लाइन बनाइए।
तो इसके छत का जो अवनमन कोण है ये कितना है, ये है आपका 45 अंश। कितना है, 45। और यहीं से आपका ये जो इसके तल का जो ये वाला कोण बना है वो कितना है, वो बना दिया गया है 60 अंश। यदि आप यहाँ से एक लाइन खींच दें तो ये हो जाएगा आपका 45 अंश और ये हो जाएगा आपका 60 अंश, है ना। क्यों होता है आपको पता ही है, क्योंकि जब दो समांतर रेखाएं खींची गई होती हैं तो यहाँ पर ये तिर्यक जो कोण बनते हैं ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, उस मकान की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान h ये निकालना है, और उस मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, यहाँ से और इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, अब दूरी पता नहीं है, डी मान लेते हैं। अब सबका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी और ये ई। अब आपको देखिए, चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई हो जाएगी ये भी तो h ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, h है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, h हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज ई ए बी बी, मतलब ई ए बी, इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में देखें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है, 60 है। आधार क्या है, डी है। tan थीटा मतलब थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर रख देंगे tan 60 अंश बराबर 60 बटे डी। तो 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3 बराबर 60 बटे डी। और यदि डी बराबर निकालें तो 60 बटे क्या हो जाएगा, √3। और √3 को हटाने के लिए नीचे से ऊपर, नीचे √3 से गुणा कर दीजिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 60 √3 बटे 3, क्योंकि √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इससे ये काट देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो डी का जो मान आ गया 20 √3। मतलब आपको ये पता चल गया कि ए से बी तक की दूरी, मतलब भवन से और मीनार की जो बीच की दूरी है वो 20 √3 है। ठीक है, इससे ये पता चला। तो आगे अब हम लोग त्रिभुज इसमें ले लेते हैं, ई डी सी में। त्रिभुज ई डी सी में यदि हम लोग देखें तो ई डी सी में आपका tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा होता है आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 45। तो tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर था। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है टोटल क्या था, 60 मीटर था। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 60 माइनस h, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो h ही तो है ये। तो लंब कितना हो जाएगा, 60 माइनस h बटे में आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक का आधार, मतलब यही डी। ठीक है, डी 45 अंश का मान क्या होता है, 1। 60 माइनस h, ये डी का मान कितना आया है, 20 √3। 20 √3, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, क्यों, क्योंकि डी बराबर 20 √3 आ गया है। तो 20 √3 का इधर गुणा कर देंगे तो 20 √3 बराबर 60 माइनस h हो जाएगा। और यदि h के बराबर मान निकालेंगे तो आप इस h को इस तरफ लेते आइए और इस 20 को आप उस तरफ लेके जाइए। h बराबर 60 माइनस 20 √3, ये हो जाएगा आपका h का मान। हालांकि आप चाहें तो इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे, तो 20 3 माइनस √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके h का मान। ये क्या मान हो जाएगा, आपके h का मान हो जाएगा 20 3 √-3। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था इस सवाल में, तो ये समझ में आया होगा। इसके बाद ये चौथे प्रश्न के अथवा में भी ही एक और प्रश्न दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने सामने ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, और इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अथवा वाला प्रश्न है, आप चौथा का ही अथवा वाला प्रश्न है। तो अथवा वाला प्रश्न देखिए, कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो पूरा कितना है, 80 मीटर है। अब कह रहा है कि इसके दोनों तरफ ना आमने सामने की ऊंचाई 2 खंबे लगे हैं, दोनों का जो ऊंचाई है वो बिल्कुल समान ऊंचाई है। मतलब ये इस खंबे की यदि आप ऊंचाई की बात करें तो ये कितना है, h है। इसका मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये h हो जाएगी। कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सड़क के किसी भी एक बिंदु को ले लीजिए
और यहाँ से एक 30 अंश का बनाती है और एक 60 अंश का बनाती है। तो यहाँ से आप एक काम करें कि एक 30 अंश का एक बना लीजिए इस तरीके से, ये आपका 30 अंश हो गया, और इस तरफ से एक ही बिंदु पर 60 अंश बना लीजिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 80 है। यदि हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी। नामकरण कर लेते हैं, A B C D और ये हो गया E। ठीक है, तो सबसे पहले A B E त्रिभुज में त्रिभुज A E B कर लीजिए, चाहे कुछ लिख लीजिए। A E B में तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया, ये h हो गया, और ये आधार कितना हो गया, x हो गया। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर h बाई x हो गया। इस x का गुणा इस तरफ कर देंगे तो √3x बराबर h। यहाँ से जो h का मान आया है वो √3x आया है। अब इसके बाद त्रिभुज, अब इसमें ले लीजिए CBE में, है ना, या CDB में। इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान यहाँ कितना है, tan 60 अंश है, और बराबर लंब क्या हो जाएगा, वही h हो जाएगा, और आधार कितना है, 80 माइनस x है, 80 माइनस x है। tan, अच्छा यहाँ पर सॉरी गलत हो गया ये, क्योंकि tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, और यहाँ से यदि h का मान देखेंगे तो x यहाँ पर आ जाए, x बटे √3 बराबर h आए, ये h का मान आएगा, है ना। तो tan 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये h बटे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स का इस तरफ गुणा कर देंगे तो √3 बाहर है, 80 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर h। तो आप देखिए यहाँ पर भी h का मान 1 आया है, यहाँ पर भी h का मान 1 आया है, और आपको सवाल में भी बोला गया कि ये दोनों h जो हैं वो बराबर हैं। यदि दोनों h बराबर हैं तो इन दोनों h का मान हम निकाल लेते हैं। तो x बट यहाँ पर लिख लेते हैं बगल में, तो यहीं पर दोनों h का मान आ गया, इस h का भी मान आया है इतना, इस h का भी मान इतना है, और दोनों h जो यहाँ पे बराबर हैं, इसलिए h बराबर h रखने पर तो इस h का मान है x बटे √3, और इस h का मान है √3 80 माइनस x। तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 80 माइनस x हो जाएगा। अब x बराबर 240 हो जाएगा, 3 का गुणा 80 में करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर 3 का गुणा x में करेंगे 3x। इस 3x को इस तरफ लेके आएंगे तो x प्लस 3x बराबर 240 हो जाएगा, और उसके बाद ये 4x हो जाएगा, और ये 240 हो जाएगा। 4 से इसको अब काट देंगे तो 60 बार जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 60। तो x का मान कितना आ गया, 60। अच्छा एक बात बताइए, यदि इस x का मान 60 है तो यहाँ पर 80 माइनस 60 करेंगे, और ये कितना आ जाएगा, 20। मतलब B से C की दूरी 20 है, और A से B की दूरी 60 है, और यही आपका आंसर है। क्लियर है, क्योंकि सवाल में लास्ट में बोला है कि खंभों के ऊंचाई, तो ऊंचाई तो आपने निकाल लिया, और उसके बाद आपको बताना है कि उनके बीच की दूरी। क्लियर है, 60 और 20 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 5 पर देखते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 5 भी दोनों के दोनों आपके सिलेबस के बाहर हैं, इसलिए हमको इस पेपर में प्रश्न नंबर 5 पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका ये जो सेट है, सेट नंबर 6 2023 का 822 EB आपका ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 7 में, जो कि 2023 का लास्ट पेपर होगा, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।